हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सैटिन क्रेडिट केयर का Q1 FY27 का अपडेट का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का भी आपको Q1 FY27 का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और फाइनली अल्पेक्स सोलर के बारे में आपसे बात करूंगा, क्या मेरा आज के टाइम पे टेक है अल्पेक्स सोलर को लेके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ बेसिक मैट्रिक वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मैट्रिक के बारे में आपको बताया हुआ है कि Q1 Q2 Q3 Q4 में हमें क्या एक्सपेक्टेशन करना है। तीनों मैट्रिक कौन सा है? डिसबर्समेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जितना तेजी से डिसबर्समेंट होगा कंपनी का उतना तेजी से बढ़ेगा। एंड आपको प्रॉफिट वगैरह उतना तेजी से बढ़ेगा। कलेक्शन इफिशिएंसी क्या होता है? जो लोन दिया गया है उसमें से कितना कलेक्ट कर पाए हैं। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? क्रेडिट कॉस्ट यही हुआ बेसिकली कि कितना प्रोविजन वगैरह लेना पड़ रहा है, कितना राइट ऑफ वगैरह कंपनी को करना पड़ रहा है, ये हो गया आपको क्रेडिट कॉस्ट वगैरह। तो क्रेडिट कॉस्ट जितना कम कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा, कलेक्शन इफिशिएंसी जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा, डिसबर्समेंट जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा। तो क्रेडिट कॉस्ट लोअर इज बेटर, कलेक्शन एफिशिएंसी हाइयर इज बेटर, डिसबर्समेंट हाइयर इज बेटर। तो Q1 में डिसबर्समेंट में क्या एक्सपेक्ट करना है? Q1 में डिसबर्समेंट हमेशा आपको लो रहने वाला है। Q2 में फिर हल्का इंप्रूव होगा, Q3 में उससे ज्यादा इंप्रूव होगा, एंड Q4 में सबसे ज्यादा इंप्रूव होगा। तो कोई भी कंपनी का अगर आप देखोगे, Q4 में अगर आपको 5,000 करोड़ का डिसबर्समेंट की थी और Q4 में वो 4,000 करोड़ का डिसबर्समेंट की थी, तो आपको वो खराब नहीं है, ये सीजनलिटी है, ऐसा होता है। इस बात पे ध्यान देना। लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर दैट इज Q1 FY26 में अगर उस कंपनी ने 5,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया था, और अगर Q2 FY27 Q1 FY27 में Q1 FY26 Q1 FY27 Q1 FY27 में अगर वो कंपनी 4,000 का कर रही है, दैट्स अ रेड फ्लैग। इसका मतलब क्या है? वहां पे कुछ खराब चल रहा है। ठीक है, ये बात का ध्यान देना। अब आते हैं हम लोग कलेक्शन एफिशिएंसी में। कलेक्शन एफिशिएंसी भी आपको Q1 में सबसे खराब होता है, फिर उसके बाद Q2 में इंप्रूव होता है, Q3 में सबसे हाईएस्ट होता है, एंड Q4 आपको स्ट्रांग होता है। देन क्रेडिट कॉस्ट का बात करते हैं। क्रेडिट कॉस्ट आपको जो है Q1 में सबसे ज्यादा होता है, Q2 में नॉर्मलाइज होता है, Q3 में लोएस्ट आपको क्रेडिट कॉस्ट होता है, एंड आपको Q4 में देखोगे तो लो होता है। तो सबसे अच्छा क्रेडिट कॉस्ट के हिसाब से Q3 होता है। इस बात पे ध्यान देना, 50-50 सीजन सबके वजह से। अब हम लोग जाते हैं सेटिंग क्रेडिट केयर का एनालिसिस करते हैं, तब उज्जीवन का करेंगे, तब अल्पेक्स के बारे में आपको बताऊंगा। मैं सेटिन एंड उज्जीवन का एनालिसिस करेंगे अभी। अब हम आते हैं सेटिन क्रेडिट केयर का अपडेट देखते हैं। तो सेटिन क्रेडिट केयर का ना आज अपडेट आया है। तो सेटिन क्रेडिट केयर का मैं आपको अपडेट दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या है, तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि कॉन्सोलेट, देखो इनका बिजनेस एक MFI का एंड हाउसिंग लोन वाला भी बिजनेस है। तो कॉन्सोलिडेटेड में ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, स्टैंड अलोन सिर्फ माइक्रो फाइनेंस हो गया। तो कॉन्सोलिडेटेड में अगर आप देखोगे 27% ईयर ऑन ईयर इनका क्वार्टरली लेवल पर अगर देखा जाए तो 77% का AUM में जंप है। मेरे हिसाब से इट्स गुड, गुड वन। ओके, एंड Q4 FY26 अक्रॉस Q1 FY क्यू ऑन क्यू ये हो गया आपको। ये जो मैट्रिक है ये Y ऑन Y हो गया, यो क्यू ऑन क्यू भी एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका 4-5% से बढ़ा है कॉन्स्टेंट लेवल पे, एंड स्टैंड अलोन लेवल पे देखोगे तो 22% AUM इंक्रीज हुआ है आपको ईयर ऑन ईयर, एंड 4% हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज ठीक है गिवन द करंट सर, मतलब Q4 टू Q1 वाला चीज है उसके हिसाब से ठीक लग रहा है मुझे, खराब परफॉर्मेंस तो नहीं लग रहा है। एंड सबसे बड़ा बात क्या है कि मैनेजमेंट का ये बोलना है कि हमारा नॉन MFI शेयर आज के टाइम पे 19% हो चुका है पूरा AUM का। ठीक है, मान लो 100 टका का लोन इनिशियल दिया हुआ है, तो उसमें से 81 रुपया 81 रुपीज नॉन MFI है, एंड 19 रुपीज आपको माइक्रो फाइनेंस का है। आई होप कि ये नंबर समझ में आया होगा। कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे इनका AUM आपको 27% ईयर ऑन ईयर जंप किया है, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉन्सोलिडेटेड ही मैटर करता है इवेंचुअली, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह कैलकुलेट होगा उधर ही होगा ना। अब हम लोग डिसबर्समेंट का बात कर लेते हैं। डिसबर्समेंट में कंपनी क्या बोल रही है? Q1 FY26 अक्रॉस Q1 FY27 जो हमारा आपको डिसबर्समेंट है कॉन्सोलिडेटेड, वो 54% से अप हुआ है, एंड Q1 FY26 अक्रॉस Q1 FY27 ठीक है स्टैंड अलोन लेवल पे 45% जंप हुआ है। तो क्या ये मैट्रिक खराब है? मेरे हिसाब से मैट्रिक खराब नहीं, ये भी मैट्रिक अच्छा है। लेकिन एक यहाँ पे मैं कैश दिखाता हूं जो मैनेजमेंट ने आपको नहीं बताया है और हमें नहीं बताया, वो क्या है? लास्ट क्वार्टर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4,442 करोड़, 4,442
करोड़ कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन उन्होंने किया था 3820 करोड़। यहाँ पे आपके आके फिर कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आप कंसोलिडेटेड देखो तो 3453 है, तो लगभग 25% का डिप है कंसोलिडेटेड लेवल पे। स्टैंडअलोन लेवल पे देखते हैं कितना डिप है, स्टैंडअलोन लेवल पे भी लगभग आपको ये 20-22% का डिप है रफली। तो क्यू ऑन क्यू दैट इज, अगर डिसबर्समेंट का हम देखें तो डिसबर्समेंट में 20% का डिप आया हुआ है। पर क्या ये एबनॉर्मल है? मेरे हिसाब से ये कतई एबनॉर्मल नहीं है, इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि एमएफआई इंडस्ट्री में Q1 इज द वीकेस्ट। तो Q1 में अगर कोई कंपनी 20-20% का कर रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स मतलब होता है ऐसा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो परफेक्टली ओके है मेरे हिसाब से। एंड मैनेजमेंट से ये सवाल करते पूछना बनता है कि आपने ये Q1 क्यू जो डिसबर्समेंट किया है, पहले 4000 करोड़ का किया, फिर यहाँ पे आपने 3400 करोड़ का किया, उसका क्या रीजन था? ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, नए ब्रांचेज भी कंपनी ने ऐड किए हैं। कलेक्शन इफिशियंसी इज 99.9%, वो भी एक्स बकेट कलेक्शन इफिशियंसी। एक्स बकेट कलेक्शन इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि नए लोन खराब नहीं हो रहे। अगर ये 99.9% है, बहुत हाई है, मतलब नए लोन हमारे आपको, अगर देखो मैंने ना एक बैंकिंग का मास्टर क्लास बनाया था, वो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया कलेक्शन एक्स बकेट कलेक्शन इफिशिएंसी क्यों मैटर करता है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक्स बकेट कलेक्शन इफिशिएंसी हमें दिखाता है कि फ्यूचर में इनका एनपीए वगैरह कैसा रास्ता, और ये जितना हाई है, जितना ऑप्टिमल है, इसका मतलब कंपनी अपने पैसे को आपको क्या कर रही है, कलेक्ट कर पा रही है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होने से पहले ही रोक ले रही है। तो कलेक्शन इफिशिएंसी इनका सुप्रीम है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा है ये मैट्रिक भी। जीएनपीए आपको इंप्रूव हुआ है। एंड यहाँ पे क्या कर रही है ना कंपनी, हर मैट्रिक ईयर ऑन ईयर दे रही है, विच आई एम नॉट लाइकिंग। आपको क्लियर कट ईयर ऑन ईयर आप देखो तो हर मैट्रिक अच्छा होगा, आपको ईयर ऑन ईयर के साथ क्यू ऑन क्यू भी देना चाहिए, क्योंकि Q1 FY26 ये इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब था, आपको क्यू ऑन क्यू भी देना चाहिए, दैट इज Q4 FY26 अक्रॉस Q1 FY27, ऐसे करके मैट्रिक देना चाहिए। और एक और चीज है, क्रेडिट कॉस्ट फॉर Q1 FY27 2.5% से 3% था। अब हम थोड़ा जाके देखते हैं हिस्ट्री में कि Q4 में कितना था, थोड़ा कंपेयर करने में आसानी तो। अगर Q4 में देखो जब भी इनका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह अच्छा आया है, तो Q4 में देखोगे तो 2.48 का इनका आपका प्रॉफिट था, मतलब क्रेडिट कॉस्ट था 2.48%। तो अब मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हमारा आपको क्रेडिट कॉस्ट 2.5% से 3% के बीच में, मतलब थोड़ा बहुत इंक्लाइन हुआ, एग्जैक्ट नंबर तो मैनेजमेंट ने दिया नहीं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं 2.75%, तो थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो Q1 के रिजल्ट में? Q1 के रिजल्ट में आप उम्मीद कर सकते हो सिमिलर लाइन में पैट थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। सिमिलर लाइन में 160 170 180 करोड़ के आसपास का पैट जंप कर सकते हो, ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप आएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट रहेगा, रेवेन्यू भी फ्लैट रहने वाला है, एंड आपको क्या बोलते हैं प्रॉफिट लेवल पे भी आपको फ्लैट ही रहने वाला है। दिस इज द रीजन आप देखोगे मे बी शेयर प्राइस को आज उतना रिवार्ड नहीं किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ओके ओके नंबर्स है, Q1 एवरेज होता है, देखते हैं मैनेजमेंट कैसी कमेंट्री देती है, उस पर डिपेंड करता है बहुत चीज। जीएनपी वगैरह इंप्रूव हुआ है। अगेन मैं समराइज कर देता हूं, देखो समराइज कर देता हूं परफॉर्मेंस को। एवीएम का ग्रोथ रेट इज लगभग 25% से ऊपर, डिसबर्समेंट रेट भी अच्छा है, आपको डिसबर्समेंट वगैरह भी ठीक ठाक किया, ईयर ऑन ईयर तो ठीक ठाक किया, क्वार्टर क्वार्टर डिप किया है, ठीक है। क्वार्टर क्वार्टर डिप किया है तो क्या ये खराब है? मेरे हिसाब से खराब तो कतई नहीं है, क्योंकि Q1 में खराब होता है, लेकिन इट इज अगेन अ क्वेश्चन टू आस्क कि सर आपका अचानक से डिसबर्समेंट में 25% का गिरावट कैसे आ गया, क्या कुछ प्रॉब्लम देख रहे हो? देखो अगर प्रॉब्लम देख रहे होते तो कलेक्शन इफिशिएंसी, एक्स बकेट कलेक्शन इफिशिएंसी 99.9% नहीं होता, तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, खुद ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। आई होप कि आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग, देखो बिजनेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जिस कंपनी में आपको इतने इतने एम्प्लॉयज है, इतना बड़ा बड़ा ब्रांच है उसका, तो उसका बिजनेस समझना है तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड घुसना पड़ेगा दोस्त, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव क्या है, एयूएम ग्रोथ 27% इज गुड, ओके। देन आपको स्टैंड अलोन भी गुड है, ईयर ऑन ईयर भी गुड है, डिसबर्समेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट इज नॉट गुड, बट इट कैन हैपन। उसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट 2.5% से 3% रखा है, गिवन Q4 टू Q1 इट्स ओके मेरे हिसाब से, क्योंकि Q1 में ज्यादा होता है, लेकिन डिपेंड करता है क्या हाइयर एंड पे है या लो एंड पे। अगर 2.546 होता है तो चलेगा, लेकिन 2.9 हुआ तो बहुत ज्यादा है। लेकिन कलेक्शन इफिशियंसी मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि मे बी आपको क्रेडिट कॉस्ट उतना ज्यादा ना हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल,
ये था सैटिन क्रेडिट केयर का अपडेट। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं। मैंने एक आउटलुक कैलकुलेट किया हुआ है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं सैटिन और ओडिजन दोनों को कवर करूंगा। तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया हुआ है सैटिन क्रेडिट केयर का कि क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये रफ नंबर है, अगेन मैं बता रहा हूं। देखो 5% से ये लोग अपने एयूएम को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा रहे हैं एयूएम को 5% से। आई होप कि एक बार मैं नंबर दिखा देता हूँ फिर से। हाँ, ये रहा ना 5% से ऑन एन एवरेज ये बढ़ा रहे हैं, जो कि क्वार्टर ये उतना अच्छा भी नहीं था। जब क्वार्टर Q3 Q4 आएगा, मे भी ज्यादा डिसबर्समेंट करे। तो मैं बस ये एज्यूम करके कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज ये 5% पर क्वार्टर से अपने एयूएम को बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा लो ही ले रहा हूँ, और उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। और मैंने ये भी कैलकुलेट किया है कि 5% का ये लोग आरओए मेंटेन करेंगे। देखो बिजनेस रिकवर कर रही है। अगर आप यहाँ पे आकर देखोगे, कहीं पे मैं दिखाता हूँ एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आके दिखाऊं आपको, तो आरओए कंपनी का कितना है। आरओए 4.3% पहुंच चुकी है, एंड यहाँ पे 4.7% है। तो धीरे धीरे जैसे ये रिवाइव करते जाएंगे, आरओए इनका 5% क्रॉस हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस में रिटर्न ऑन एसेट अगर अच्छा बनता है, इन ए गुड मार्केट कुछ कंपनी 7% का भी आरओए मेंटेन करती है। जाके पीछे का अगर पीपीटी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा होमवर्क खुद भी कीजिए। तो 5% का आरओए लेके मैंने कैलकुलेट किया, 926 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। तो बुक वैल्यू 3789 करोड़ का बन सकता है फ्यूचर में। मार्केट कैप कितना है आज के टाइम पे, अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो 2853 करोड़ का है। तो प्राइस टू बुक FY27 के आसपास इनका 0.75 का बन सकता है, विच इज अगेन टू चीप। FY28 में कितना बन सकता है, एज्यूमिंग 20% ग्रोथ ओवर FY26। FY27 में 22,000 करोड़ का एवं बन सकता है, एज्यूमिंग कि फिर से साइकिल खराब ना हो जाए, ऐसा ही चलता रहे। देन पैट इतना बन सकता है। देन आपको बुक वैल्यू 4900 कर, एज्यूमिंग की कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, थोड़ा बहुत डिविडेंड दे रही है तो अलग बात है। मार्केट कैप इतना हो सकता है, प्राइस टू बुक 0.58 है। तो अगर मैं मीडियन पीई भी ले लूं, मीडियन प्राइस टू बुक भी अगर ले लेता हूं, और कंपनी सेम जो कर रही है ग्रोथ वो करते रहे, तो कंपनी में मुझे यहां से कम डबल का पोटेंशियल लगता है। अगर कंपनी जो बोल रही है उतना भी कर ले, 20-25% आपको रेट से एयूएम को ग्रो कर ले, तो मेरे हिसाब से अभी यहां से भी इसमें डबल का पोटेंशियल है। अगेन इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जो मुझे डेटा सजेस्ट कर रहा है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब मैं दूसरे बैंक पे आता हूँ, सॉरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, वो तो माइक्रो फाइनेंस है, ये आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो अब इस पे आता हूं मैं। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का ये मैंने आपको डेटा वगैरह निकाला है, उसका कैलकुलेशन वगैरह दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो इनका क्या सीन है, देखो क्लियर कट। मैं क्या चीज देखता हूं, मैं देखता हूं क्या एसेट एयूएम बढ़ रहा है, एयूएम का बेस कितना बड़ा है। जितना बड़ा बेस बढ़ाना उतना ही डिफिकल्ट होगा। और डिसबर्समेंट किस रेट से कर पा रही है, कलेक्शन इफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, ये तीन चार चीज है, बहुत मैटर करता है। अगर ये तीन चार चीज इंप्रूव हुआ ना, क्रेडिट कॉस्ट तो बाय प्रोडक्ट होता है इन सब चीजों का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्रेडिट कॉस्ट वगैरह इन सब चीजों का बाय प्रोडक्ट होता है, और कुछ चीजें जो क्रेडिट कॉस्ट को आपको इंपैक्ट करती है वो कंपनीज के हाथ में होता नहीं है, इंटरेस्ट रेट वगैरह। तो ये सब हो गया। डिसबर्समेंट का अगर हम देखें, चलो पहले तो ईओएम का देख लेते हैं। ग्रुप लोन बुक कितना है, लोन बुक इनका लगभग 29% ईयर ऑन ईयर जंप किया है। ये वाला रो में देख रहा हूं, 29% ईयर ऑन ईयर जंप किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% जंप किया है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% ग्रोथ हो, उसका भी क्या देखा, सैटिन का भी 5% जंप हुआ है, क्योंकि इस क्वार्टर में सब कंपनी को प्रॉब्लम फेस होता है। ये सब इनका डिफरेंट डिफरेंट लोन सेगमेंट है, इसको आप देख सकते हो। अब मैं थोड़ा डिसबर्समेंट में जाता हूँ। डिसबर्समेंट में मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, Q1 में कंपनी ने इतना डिसबर्स किया, Q1 FY26 में इतना, लेकिन Q4 FY26 में कंपनी ने इतना डिसबर्स किया था। तो यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो 6% का डिप है कंपनी के भी, इस कंपनी के भी क्यू ऑन क्यू डिसबर्समेंट में 6% का डिप है। तो ये आपको सेक्टर में ज्यादातर कंपनी में मिलने वाला है Q4 टू Q1, इस बात का ध्यान देना। तो ग्रुप लोन का क्या सीन है, ग्रुप लोन भी 13% से डिक्लाइन किया है, इंडिविजुअल लोन भी 11% से डिक्लाइन किया है। तो ये सारे लोन जो है आपको देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप आया है, विच हैपेंस इन दिस इंडस्ट्री। अब हमारा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखें, लेकिन एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी इज सुप्रीम। आप यहां पे क्लियर कर देख सकते हो, Q1 FY27 में 99.66% है। और मैं आपको एक चीज क्या बताया था इस टेबल में, अगर इस टेबल में आप देखोगे तो मैंने आपको क्लियर कर बताया था, कलेक्शन इफिशियंसी इज रिलेटिवली लोअर होता है Q1 में, लेकिन फिर भी एक्स बकेट कलेक्शन इफिशियंसी अगर यहां पे आप देखोगे, सॉरी कहां गया, 99.68 है। तो क्या Q4 से बहुत ज्यादा लोअर है, नहीं है। तो मेरे हिसाब से कलेक्शन इफिशियंसी को मैं थप्स अप दूंगा। ओवरऑल इस कंपनी का भी नंबर आपको अच्छा है, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है।
जीएनपीए वगैरह भी आप देखोगे तो यहाँ पे घटा है, 2.17% है। अगेन आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस का बेसिक सीखना है ना, तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वो देख देख लेना, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का भी अच्छा है। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आउटलुक वगैरह दिखाता हूँ। मैंने इसका आउटलुक कैलकुलेट किया है। देखो इसका एयूएम आज के टाइम पे कितना है, 42,903 करोड़। तो मेरे को लगता है कि ये 25% से मान लो और ग्रो कर जाएगी ईयर एंड, क्योंकि अभी थोड़ा माहौल अच्छा हो रहा है, तो दे लोग डेबल डिसबर्स मोर फास्टर। तो उस हिसाब से कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो सकता है 53,000 करोड़ के आसपास FY 27 में, एंड 69,000 करोड़ के आसपास FY 28 में। पैट कितना बचता है, देखो पैट के लिए ना मैनेजमेंट जो है आपको आरओए का गाइडेंस कितना दे रही है। अगर आप आरओए का गाइडेंस वगैरह यहाँ पे आके देखोगे तो 1.6% का ही दे रही है, ठीक है। क्योंकि इनका अब ज्यादा बिजनेस उधर चला गया है, सिक्योर्ड लोन की तरफ चला गया है। 50-50 के आसपास आई थिंक करेंगे ये लोग, तो इनका आपको आरओए घटेगा। सैटिन का आरओए क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस ज्यादा करती है, ठीक है। मैक्रो फाइनेंस के बिजनेस में रिस्क भी ज्यादा होता है, आपको रिटर्न भी ज्यादा होता है। रिस्क ज्यादा, रिस्क साथ ज्यादा रिवार्ड आता है इन्होंने। देखो आरओए का गाइडेंस दिया था इन्होंने 1.6% का। तो मैंने क्या किया, मेरे हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव होगा तो 2% का ये लोग आरओए कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मार्केट कैप इतना है, बुक वैल्यू इतना बनेगा, प्राइस टू बुक 1.46 बनता है, ठीक है। वही मैंने इनका FY 28 का कैलकुलेट किया, और FY 28 में मैंने एज्यूम किया कि 2.5% का आरओए बना लेंगे। आप अपना कैलकुलेशन 3% 4% भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से 2.5% इज समथिंग जो कि डुएबल है आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह के लिए। तो प्राइस टू बुक बनता है 1.19। तो देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना आपको प्राइस टू बुक मिलता है, ठीक है। मेरे हिसाब से 2-2.5 का मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से उज्जीवन में नेक्स्ट 2 ईयर में अगर पोटेंशियल अच्छा करे कंपनी, अगेन सेक्टोरल हेडविंड ना आ जाए, तो पोटेंशियल उज्जीवन में भी है अगले 2 से 3 साल में डबल होने का, यहां से इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। क्योंकि प्राइस टू बुक तो चीप हो जाएगा 2 साल के बाद अगर कंपनी परफॉर्म करती रही तो। और क्या जो पैट यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या ये डुएबल नहीं है? मेरे हिसाब से परफेक्टली डुएबल है। चलो मैं दिखाता हूँ इसका पीक पैट कितना गया हुआ है। अगर हम इसका थोड़ा बहुत पीट पैक पैक जाके देखें ना प्रॉफिट, तो 1,000 करोड़ का पैट ये कंपनी पहले भी की है। तो ये जो नंबर है कोई बहुत बड़ा क्या बोलते डिफिकल्ट नहीं है। दिस कंपनी कैन डू दिस, अगर ये कंपनी सही से डिस्पर्स के। लेकिन पहले माइक्रो फाइनेंस ज्यादा था, माइक्रो फाइनेंस थोड़ा कट रही है कंपनी। सैटिन थोड़ा बहुत कट रही है, ये मतलब ठीक ठाक रेट से कट रही है। तो ट्रैक करते रहे ना। मेरे हिसाब से इसमें भी उज्जीवन में भी पोटेंशियल है, लेकिन पूछोगे तो ज्यादा पोटेंशियल किसमें लग रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो किसमें ज्यादा फेवरेबल है, सैटिन क्रेडिट केयर पे। क्योंकि सैटिन क्रेडिट केयर भले ही आपको माइक्रो फाइनेंस है, लेकिन आप यहाँ पे आके देखोगे तो कभी भी लॉस नहीं दिखाई है कंपनी, माइक्रो फाइनेंस होने के बावजूद। प्राइस टू बुक देखोगे तो अभी भी 1 से नीचे है, तो कंपनी इज चीप। मीडियन अगर देखोगे तो मीडियन 1.27 है। तो मुझे सैटिन क्रेडिट केयर में देखो मैनेजमेंट मतलब लॉस तो नहीं दिखा है, तो वहां से कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर सेक्टोरल टेलविंड आता है तो अगेन दिस कंपनी कैन नॉट परफॉर्म, राइट। क्योंकि प्राइस टू बुक का रेटिंग मिलेगा, फिर डिसबर्समेंट बढ़ सकता है। तो आई थिंक देयर इज सम पोटेंशियल। अब मैं आता हूँ थर्ड कंपनी पे, जिसका नाम है अल्पेक्स सोलर। देखो अल्पेक्स सोलर पे आज के टाइम पे सेंटीमेंट निगेटिव ऑल टाइम हाई है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉड है, ये है, बिक रहा है, मतलब शेयर का हालत खराब है, मतलब फ्रॉड हो रहा है, सब बेच रहा है, रोज निगेटिव जा रहा है। लेकिन मेरा क्या है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे लगता है ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सब होता ही रहता है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पैनिक करने वाला सिचुएशन है। शेयर प्राइस इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, स्पेशली इफ यू आर इन एसएमई। तो पेशेंस तो भाई रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस का नहीं होगा। अगेन इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, इस बात को समझ लो। चलो आज ऑलरेडी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 3:15 हो रहा है, तो हम बात करते हैं कि क्या हुआ है, मतलब कितना शेयर बिका है ये देखते हैं। देखो वॉल्यूम कितना है, 1,86,000। क्या इससे पहले हमने इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं देखा है अल्पेक्स में? मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बड़ा वॉल्यूम देखा है। क्या उसके बाद रिकवर नहीं हुआ है? देखो यहीं पे एक आपको दिख जाएगा चार्ट। रुको अल्पेक्स का खोलता हूं मैं। अगर मैं अल्पेक्स का चार्ट खोलूं यहाँ पे तो क्लियर कट दिखेगा आपको। क्या इससे बड़ा वॉल्यूम आपको पहले नहीं दिखा है? देखो यहाँ पे इससे बड़ा वॉल्यूम दिखा था। क्या उसके बाद रिकवर नहीं हुआ? रिकवर हुआ ना, गया ना यहाँ पे। तो मेरा सवाल यहाँ पे यही है कि मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम है नहीं, ठीक है। 1,86,000 का मतलब कितना होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहले एवरेज प्राइस में देख लेता हूँ कितना से आज एवरेज प्राइस क्या रहा है इसका। एक बार मैं इसका एवरेज प्राइस बता देता हूँ आपको। एवरेज प्राइस आज इस कंपनी का रहा है आपको, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस रहा है 815 रुपया, ठीक है। चलो 815 रुपया आज इसका एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है, और इसमें से लगभग 1,86,000 शेयर आज ट्रेड हुआ है, ठीक है।
और इस पे से मान लो कि चलो आज 70% डिलीवरी लेके जाया जाएगा, तो 70% मतलब कितना होता है, इतना वैल्यू का शेयर ट्रेड हुआ है आज। अगर मैं इसको करोड़ से डिवाइड करूं, एक करोड़, तो कितना बनता है, ये 10 करोड़ बनता है। ठीक है, 10 करोड़ को अगर मैं डिवाइड कर दूं इसके मार्केट कैप से, तो कितना बनता है, 2000। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आज जो ट्रेडिंग हुआ है ये इसके मार्केट कैप का 1% भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इट्स नथिंग टू पैनिक। रिस्क रिवार्ड रेशियो आज के टाइम पे हाईली फेवरेबल है। आई डोंट, देखो मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास आज के टाइम पे ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके बिहाफ में ये बोल सको कि कंपनी खराब है। शेयर प्राइस टूटने से कोई भी कंपनी खराब नहीं हो जाता है, और शेयर प्राइस ऊपर जाने से कोई भी कंपनी अच्छा नहीं हो जाता है। मुझे कतई यहां पे कुछ नहीं ऐसा लग रहा है कि जिस वजह से मैं ये बोलूं कि कंपनी खराब कर रही है। शेयर प्राइस टूटना इज समथिंग एल्स, कंपनी का अलग बिहेवियर समथिंग एल्स। मेरे हिसाब से व्हाट आई सीइंग हियर, मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि कंपनी का एक बार अगर सेल एक्टिव हो जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट यहां से 3 से 4 गुना अगले 1 साल के अंदर हो सकता है। और अगर कंपनी का प्रॉफिट 3 से 4 गुना होता है तो कंपनी फॉरवर्ड पी पे 3 पे ट्रेड करेगी। और ऐसा तो नहीं है कि सोलर का काम खत्म हो गया, रिन्यूएबल का काम खत्म हो गया इंडस्ट्री में, ऐसा तो कतई नहीं है। तो सूनर और लेटर मुझे लगता है इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए। और सबसे बड़ा बात क्या है, जो ट्रिगर आने वाला है वो है सोलर सेल्स। पर आपको क्या लगता है, मार्केट वेट करेगी कि इनका सोलर सेल्स आए? देखो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मे बी मार्केट वांट वेट, पहले 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 से ही बहुत लोगों को पता चल जाता है जो उनको ट्रैक करते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि इसको ऊपर पहले ही लेके जाया जाए। अगर नहीं भी लेके जाया जाए तो जब इसका सेल प्लांट का आए, हो सकता है 2-3 दिन सर्किट लग जाए, उससे पहले ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्डर वगैरह मिल जाए, ऑर्डर का अपडेट आए, पहले थोड़ा ऊपर चले जाए, फिर सेल प्लांट का अपडेट आए। सोलर सेल इज नथिंग बट रॉ मटेरियल फॉर सोलर मॉड्यूल। ठीक है, तो फिर उसका सोलर सेल का अपडेट आए और फिर उसके बाद वो और ऊपर जाता जाए। इट कैन हैपन एनी टाइम। तो मेरे हिसाब से दिस प्राइस पॉइंट में इट इज हाईली रिस्क रिवार्ड रेशियो हाईली फेवरेबल। एंड सेकंड चीज क्या है, मेरे साथ ज्यादा खोने को नहीं है, बहुत बार यहां से सपोर्ट ले चुकी है। और क्या, कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया? मेरे ख्याल से बिजनेस कतई खत्म नहीं हुआ है। वन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी सेल का लेके आ रहे हैं तो बिकने में आसानी होगा मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि बिकेगा नहीं। तो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स अननेसेसरी पैनिक। ठीक है, व्हाट वुड आई डू, आई वुड नेवर सेल सच स्टॉक्स इन सच कंडीशन। अगेन इट इज योर कॉल। मुझे यहाँ पे कुछ निगेटिव नहीं दिख रहा है, डेटा भी तो निगेटिव दिखना चाहिए ना, कुछ डेटा निगेटिव दिखेगा तब तो मैं सेल करूंगा ना। मुझे डेटा निगेटिव नहीं दिख रहा है। ट्विटर पे बहुत लोग आएंगे जो फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉड बहुत लोग एचएफसीएल को भी बोल रहे थे, आज से 4-5 महीना पहले ही बोल रहे थे, अपोलो को भी बोल रहे थे। जो कंपनी का शेयर प्राइस नहीं चलेगा हर कंपनी को फ्रॉड बोला जाएगा ट्विटर पे। ट्विटर का नहीं सुनना है आपको, आप अपना एनालिसिस कीजिए, इंडस्ट्री का एनालिसिस कीजिए, सेक्टर का कीजिए, कंपनी का कीजिए, अपना क्लैरिटी डेवलप कीजिए, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। ट्विटर पे लोगों का मत सुनिए। ट्विटर पे कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा वो खराब हो जाएगा, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा वो बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा। आप ये देखो इतना गिरने के बाद भी कितना परसेंट शेयर ट्रेड हुआ है, सिर्फ 0.5%। इज टू मच, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो नथिंग टू पैनिक, आई डोंट सी एनीथिंग टू पैनिक हियर। शेयर प्राइस गिरने से कुछ नहीं होता है, शेयर प्राइस जैसे गिरता है वैसे ऊपर भी चला जाता है बाद में। बस हमारा काम है अच्छी कंपनी का एनालिसिस करना, अच्छे समझना, सेक्टर का एनालिसिस करना, अच्छे समझना और उस बेसिस पे डिसीजन लेना और ट्रैक करते रहना। कभी ना कभी अच्छी कंपनी को रिवार्ड किया जाएगा। जब रिवार्ड किया जाता है तो बहुत स्ट्रांगली रिवार्ड किया जाता है, बहुत फास्ट रिवार्ड किया जाता है। आई थिंक आपने ये लेसन सीखा होगा पास्ट में। एंड आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगे। नन ऑफ द कंपनी डिस्कस योर बाय सेल कमेंट्स। आई होप यू लाइक इट। बाय।